सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। हमारा 90 डेज कोर्स का आज दूसरा दिन है, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुछ क्विक रिवीजन के लिए जो नोट्स जैसा डे 1 में था वैसा डे 2 के लिए भी आपको पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन पे आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद के बारे में अगर जाने तो इसका मतलब और जो इसका पीरियड यानी कितने समय से रहा उसके बारे में अगर समझे तो पहले इसका मतलब देखिए, महा प्लस जनपद, ग्रेट या फुटहोल्ड ऑफ अ ट्राइब मतलब महान कबीले का निवास स्थान, फुटहोल्ड ऑफ अ ट्राइब। अब ये क्या चीज से रेफर कर रहा है, तो इट रेफर्स टू द लार्ज टेरिटोरियल यूनिट्स, जो उत्तर वैदिक जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड के बाद के दौरान जो बहुत बड़े टेरिटोरियल यूनिट्स थे 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक, उसको दर्शाता है। उस भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित क्या करता है, महाजनपद। ये कहाँ मेंशन था, तो बुद्धिस्ट में, और सबसे पहले जो इसका मेंशनिंग देखने को मिला वो अंगुत्तर निकाया में। कहाँ पे, अंगुत्तर निकाया और जैन ग्रंथों में इसका जो आपको देखिएगा कि ये उल्लेखित किए गए हैं, वहां पर इसको दर्शाया गया है। कुल 16 महाजनपद जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। कितने, 16। अब ये 16 के 16 और उसके कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार, तो वो आपको एक बार याद करना पड़ेगा। ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी आपको। जैसे अंगा तो कैपिटल चंपा, मगध ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्रा बना। फिर वज्जी वैशाली, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्ला, कुशीनगर और पावापुरी। तो कुशीनगर पावापुरी, अब मल्ला क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप जब बात करते हैं अबाउट द महापरिनिर्वाणा, तो ये सब जगह पे ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना, काशी, वाराणसी, कौशाला, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, छेदी या छेती भी बोलते हैं, सुक्तिमती इसको कैपिटल। देन कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचला, अगर कैपिटल देखेंगे तो अहिछत्र और काम्पिल्य। मत्स्या का कैपिटल विराटनगर, सूरसेना का कैपिटल मथुरा। देन असाका का कैपिटल पोताना, अवंती उज्जैनी या महिष्मती, गंधारा तक्षशिला, कम्बोज जो है काबुल के और गंधारा के अराउंड का जो रीजन था वहां पे इसका कैपिटल हुआ करता था। तो ये 16 महाजनपद और इनका कैपिटल आपको याद करना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको कहीं पे रूम में आप आपके पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह के चक्कर में जाइएगा तो वो ट्रिक जो है, तो ट्रिक मेरे पास भी था बट वो बहुत कंफ्यूजिंग है, उतना क्लैरिटी मिलेगा नहीं और कैपिटल उसके साथ याद होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको पेस्ट कर लो रूम में कहीं पे चिपका के, 10 बार देखते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं तो राज्यों के प्रकार जो थे, ये जो 16 महाजनपद से, इनमें दो तरह के राज्यों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे मोनार्की यानी कि राजतंत्र, और दूसरा गणसंघ यानी गणराज्य, यानी कि हम लोग रिपब्लिक की बात करते हैं। तो मोनार्की मगध, कोसला, वत्स, अवंती, काशी है फेमस मोनार्कीज यानी राजतंत्र के एग्जाम्पल थे। और रिपब्लिक की जब बात करते हैं तो वज्जी, मल्ला, कुरु और पंचाला, जिसमें कि आपको मालूम है कि वैशाली पहला रिपब्लिक है पूरे दुनिया का, तो वज्जी का कैपिटल यानी कि, तो ये आपको समझना है। अब महाजनपद का महत्व क्या है, इससे क्या क्या फायदा हुआ, तो सबसे पहला तो जनजातीय से भौगोलिक राज्यों में संक्रमण का प्रतीक। सो ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल टू टेरिटोरियल स्टेट्स वो महाजनपद से हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर आर्मी जो है, स्थायी सेनाओं और फोर्टिफाइड कैपिटल मतलब अपने राजधानी को किलाबंद कर देना, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था किसके दौरान, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था आपको महाजनपद के दौरान, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्रेड रूट्स, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उत्तर पथ जैसा ट्रेड रूट का डेवलपमेंट हुआ इस दौरान। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो मगध एम्पायर को जन्म दिया इस महाजनपद ने, और वो आगे जाकर सबसे बड़ा पावर सेंटर बना मगध एम्पायर। कुछ फटाफट पॉइंट्स अगर रिकॉल के लिए हम लोग देखें तो पहला रेफरेंस आपको मालूम है अंगुत्तर निकाया में महाजनपद का हुआ है, और बौद्ध ग्रंथ जो था वो। मगध सबसे पावरफुल बना क्योंकि वो आयरन रिच लैंड था, रिवर रूट्स थे, और स्ट्रेटेजिक फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी उसको किया गया, जिससे से काफी शक्तिशाली बन गया। वज्जी यानी कि जो हमारा माना जाता है वैशाली जिसका कैपिटल है, वो अपने गणराज्य शासन के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ, फर्स्ट रिपब्लिक। गंधारा और कम्बोज का लिंक इंडिया के बाहर यानी पर्शियन और सेंट्रल एशियन, पर्शियन और मध्य एशियाई व्यापार से संपर्क दिखाता है। ठीक है, इसी चीज को समरी टेबल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पूरा का पूरा ऐड कर दिया गया कुछ फीचर के साथ। जैसे अंगा कैपिटल चंपा है, मोनार्की था, ये ट्रेड में रिच था, व्यापार में समृद्ध था, और भागलपुर बिहार के पास ये एग्जिस्ट करता था। मगधा तो मजबूत सेना, आयरन रिसोर्सेज की बात होती है, उपजाऊ मैदान थे। वज्जी में कॉन्फेडरेसी ऑफ क्लैंस, अर्ली डेमोक्रेसी और राजतंत्र लोकतंत्र और गणतंत्र दिखा।
मल्ला की बात करेंगे तो बुद्धास का महापरिनिर्वाणा। काशी की बात करेंगे तो रिलीजियन सेंटर है जो कौशल में विलय हुआ बाद में जाके। फिर रामायणा के लिए कौशल काफी प्रोमिनेंट है। वत्स की बात करेंगे तो वो भी व्यापार में समृद्ध थे और ट्रेडर्स थे, और साथ साथ यहाँ पर कल्चरल प्रोस्पेरिटी भी थी। महाभारत के अंदर छेदी का जिक्र किया गया है। उसके बाद कुरु की बात करेंगे तो वैदिक टेस्ट, वैदिक ग्रंथ में प्रसिद्ध है ये। पंचाला की बात करेंगे तो महाभारत में अगेन ये लिंक्ड है। मत्स्य की बात करें तो किंग विराट से ये लिंक्ड है, इसी कारण से कैपिटल आप देखते हो विराट नगर। सूरज सेना की बात करेंगे तो कृष्णा का कनेक्शन दिखता है, ट्रेड सेंटर। असाका की बात करेंगे तो ये साउदर्न महाजनपद है, ये डेक्कन रीजन का पार्ट में आता था। अवंती तो काफी पावरफुल एक व्यापार का केंद्र था, और मगधा का राइवल भी था, यहाँ पे युद्ध हुआ था। गंधारा सो ट्रेड एंड लर्निंग सेंटर, और पर्सिया से लिंक इसका देखने को मिला। तो ये कुछ क्विक रिवीजन के लिए टेबल था आपके पास। अब मगध एम्पायर जो सेकंड टॉपिक है हमारा, तो मगध एम्पायर में है तो बहुत सारे डायनेस्टीज आएंगी, जैसे मौर्य भी बहुत फेमस डायनेस्टी एक आएगा, लेकिन इस हमारा जो आज का सिलेबस है उसमें हम लोग को हर्यंका, नाग और नंद डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जानना है, जिसमें कि ये जो नाग डायनेस्टी है ये काफ़ी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमारे पास क्या कह सकते हैं सोर्सेज नहीं मिले थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हर्यंक वंश बन जाता है। तो हर्यंक वंश के बारे में अगर बात करें तो ये 544 से 413 बीसी तक के लिए रहा, और इसके जो फाउंडर थे वो थे बिम्बिसारा। संस्थापक कौन था? बिम्बिसारा। राजधानी इसका जो था वो राजगिरी में था, बाद में ये पाटलिपुत्रा में शिफ्ट हुआ। किसने किया वो हम लोग देखेंगे। कुछ फेमस रूलर्स की अगर बात करें तो बिम्बिसार, इन्होंने मैरिज अलायंस के थ्रू, विवाह संबंधों से अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड किया था, और गौतम बुद्ध से इनके साथ अच्छे रिलेशन भी थे। इनके बेटे अजात शत्रु, तो इन्होंने कौशल और वज्जी के ऊपर जीत दर्ज की। दूसरा जो है ये युद्ध यंत्र वगैरह का इस्तेमाल, और पाटलिपुत्रा का स्थापना किए थे, कैपिटल नहीं बनाया था, स्थापना किया था। उदयन जो है उन्होंने पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया था, ठीक है। और कुछ रूलर से जैसे अनुरुद्ध, मुंडा, नागदस्का, बट उतने ज्यादा ये प्रोमिनेंट और फेमस नहीं थे, वीक रूलर्स में से आते हैं। नागवंश के बारे में अगर बात करेंगे तो उनके बारे में काफी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, एक ट्रांजिशनल पीरियड था किसके बीच में, आपको हर्यंक और नंदा डायनेस्टी के बीच में, ठीक है। कुछ रेफरेंस इनका अगर आप देखोगे तो पुरानाज और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिला। इनको ये स्थानीय मुखिया हुआ करते थे ऐसा माना जाता है, और इनको महापद्मनंदा ने ओवरथ्रो किया, जिसके बाद नंदा डायनेस्टी की खोज हुई। तो नंदा डायनेस्टी 345 से 321 बीसी तक रहा। इसके फाउंडर थे महापद्मनंदा। कैपिटल इन्होंने पाटलिपुत्रा को ही रखा। कुछ फीचर्स क्या थे, तो सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीकृत प्रशासन था, और काफी ज्यादा धन यहाँ पे था इस पर्टिकुलर वंश के पास। स्टैंडिंग आर्मी, एक काफी बड़ी अस्थायी सेना इन्होंने बना के रखी थी। फिर एक्सपेंशन जो इनका है, यानी कि इनका जो रीच था, अगर आप देखेंगे विस्तार जो था वो पंजाब से लेकर उड़ीसा तक का था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो धनानंदा जो कि इसके एक फेमस रूलर थे, तो उनके पास काफी धन था, लेकिन उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, जिसके बाद मौर्यन डायनेस्टी जो है उसकी खोज की गई थी, ठीक है। चलिए अब कुछ इंडिविजुअली कुछ रूलर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। मगधा जो हमारा एम्पायर है उसका, तो बिम्बिसार तो आपको बताया मैरिज अलायंस के थ्रू एक्सपैंड किया, राजधानी राजगीर, गौतम बुद्ध से अच्छा रिलेशन, स्ट्रॉन्ग आर्मी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अजात शत्रु पाटलिपुत्रा का खोज किया। उसके बाद गौतम बुद्ध के अंतिम वर्षों में ये कंटेम्प्रेरी थे, ये इनके बारे में ध्यान रखना है आपको। पाटलिपुत्रा की खोज की थी। महापद्मनंदा के बारे में अगर बात करेंगे तो इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास, महापद्म नंदा, ठीक है। और बहुत ज्यादा ये आक्रमक विजयी अभियान चलाए थे। पंजाब से उड़ीसा तक इनका सेना था, पाटलिपुत्रा में कैपिटल था, और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक पावर इनके पास था। तो ये आपको जो हमारा डे 2 के अंदर जो हमारा मगध एम्पायर के तक था उसको हम लोग डिस्कस इसमें किए। अब जैनिज्म पे आते हैं। तो जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन आना काफी एक्सपेक्टेड है हर साल। तो इसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले इसमें टोटल 8 10 11 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जो क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा आपका। तो फाउंडर और ओरिजिन की हम बात करते हैं। तो जैन धर्म कोई एक संस्था, कोई एक पर्टिकुलर स्टैब्लिश्ड फाउंडर नहीं बोला जा सकता सिंगल, ये एक समय के साथ इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है। इसमें तीर्थंकर हुआ करते थे, जिसमें कि पहला तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ थे। और अगर हिस्टोरिकल हम लोग फाउंडर माने, ऐतिहासिक संस्थापक, तो 24वें तीर्थंकर यानी जो महावीर थे, वर्धमान महावीर, 599 से 527 बीसी के दौरान
उनको माना जाता है कि इज अ हिस्टोरिकल फाउंडेन, लेकिन वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली जो है वहां पर हुआ था। वैशाली आप जानते हैं, यानी वज्जी। कुछ की टीचिंग्स या कुछ मुख्य शिक्षाएं जो जैनिज्म दे रहा है आपको, तो सबसे पहले 3 जेवल्स, 3 रत्न, और वो क्या क्या है? राइट फेथ, यानी कि अगर हम बात करते हैं सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट सम्यक चरित्र। ये 3 जो हैं उसके जेवल्स हैं। इस पे क्वेश्चन बीपीएससी पहले पूछ भी रखा है। फिर 5 महाव्रत या ग्रेट वोज, यानी कि आपका संकल्प बोल सकते हैं, वो क्या क्या है? नॉन वायलेंस अहिंसा, ट्रुथ यानी सत्य, नॉन स्टीलिंग यानी अस्तेय, सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य, और नॉन पोजेशन यानी अपिग्रह। सो अपरिग्रह, जो ये 5 हमारे महाव्रत या आप कह सकते हैं ग्रेट वोज या ग्रेट हमारे जो कमिटमेंट्स हैं वो आपको जैनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर समझे हम लोग तो कॉन्सेप्ट यानी जैन दर्शन या कुछ फिलॉसफी जो है जैनिज्म में वो क्या क्या है, तो उसके कुछ मतलब वर्ड को और उसका मीनिंग समझ लेना होगा आपको। जैसे तीर्थंकर, तो तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जो मोक्ष का मार्ग दिखाए, यानी हु शोज पाथ टू मोक्ष। मोक्ष किसको बोलते हैं? तो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, जो जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। कर्म क्या है? तो सब्सटेंस दैट बाइंड्स द सोल, वैसा पदार्थ जो आपको आत्मा से बांध के रखता है। स्यायवाद क्या है? स्यायवाद की बात करते हैं तो थियोरी ऑफ रिलेटिव ट्रुथ, सापेक्ष सत्य का सिद्धांत। और अनेकांतवाद के बारे में अगर बात करेंगे तो ये बहुआयामी दृष्टिकोण यानी प्लुरलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जैनिज्म के। अगेन ये आपको क्वेश्चन में या तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या एक वन लाइनर में भी पूछ सकता है। सेक्ट की बात करें, संप्रदाय, तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर सेक्ट जो था वो अगर देखेंगे तो इस महिलाएं इसमें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी, और साथ ही साथ ये नग्न रहते थे। ठीक है, जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे और इसमें महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। ठीक है, अब जैन काउंसिल यानी कि जैन की जो संगति कराई गई, यानी कि मीटिंग्स जो होती थी, तो 2 जैन संगति हुई है टोटल। पहला जो था वो पाटलिपुत्रा में हुआ, स्थूलभद्रा के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त स्थूलभद्रा उसको प्रिसाइड किए। द्वितीय संगति जो है वो वल्लभी यानी गुजरात में। ठीक है, और इसमें अगमास का कंपाइलेशन हुआ। अगमास का जो ग्रंथ था जैन धर्म, उसका कंपाइलेशन किया गया। ठीक है, चलिए लिटरेचर पे आते हैं। तो अगम जो अभी हमने बात किया वो प्राकृत में है। उमा स्वाति, तो तत्वर्थ सूत्र जो उमा स्वाति है वो एक इकलौता संस्कृत टेक्स्ट है जैन धर्म का। और कल्पसूत्र भद्रबाहु, जिसमें महावीर की जीवनी दी गई है, बायोग्राफी ऑफ महावीर। तो ये कुछ लिटरेचर है जैन धर्म से रिलेटेड। फिर सिंबल और प्रैक्टिसेस की बात करें तो वेद और यज्ञ का त्याग जो है, यानी वेदास का रिजेक्शन और सैक्रिफाइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिला। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार का पालन। कुछ फेमस टू अगर आप देखेंगे पिलग्रिमेज साइट्स या तीर्थ स्थल, तो आपको दिखेगा श्रवण बेलगोला, गिरनार, पलिताना, माउंट आबू। ये कुछ फेमस पिलग्रिमेज साइट्स थे जैन धर्म के दौरान। हमारे इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया इनके द्वारा, तो नॉन वायलेंस का प्रमोशन यानी अहिंसा। फिर एनिमल वेलफेयर, पशु कल्याण की बात की गई, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी जैन धर्म कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो, यानी कि अगर हम बात करेंगे शिल्प कला जो है वो उदयगिरी खंडगिरी केव्स में देखने को मिलती है। और प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर का डेवलपमेंट भी जो है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? जैन धर्म का। तो जैन सिंबल की बात करें तो जो मेन सिंबल था वो था हैंड विथ व्हील, ये अहिंसा को डिनोट करता था। और कुछ और सिंबल्स जैसे स्वास्तिक, सिद्धशिला और 3 डॉट जिसको रत्न राय बोलते थे, ये सारा का सारा डायमेंशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था, तो जैन कम्युनिटी का ट्रेड और कॉमर्स में जो है वो काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, दूसरे साथ साथ अगर देखेंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस में इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, और एजुकेशन, चैरिटेबल वर्क और धर्मशाला, इन सब जगहों पे योगदान जो है वो जैन धर्म से मिला हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट
रिवीजन पॉइंट जो है जो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, बट उसमें कुछ नई चीजें अगर लगी तो आप ऐड करोगे, नहीं तो रिवाइज के लिए, क्विक रिवीजन के लिए ठीक है ये। अब आते हैं लास्टली, दैट इज बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। वैसे ही सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो फाउंडर और ओरिजिन की अगर बात करते हैं तो संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। और ये जो टाइमलाइन है वो है 563 से 483 बीसी के दौरान, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम या फिर बुद्धा इनको बोला गया, या शाक्य मुनि, इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। और ये शाक्य वंश के एक क्या थे, क्षत्रिय थे। 29 वर्ष के एज में इन्होंने अपना जो संन्यास लिया और बोध गया में बोधि ट्री के अंदर इन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड किया। पहला जो इन्होंने सरमन दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन, वो सारनाथ में दिया यानी उपदेश। और फाइनली इनकी मृत्यु यानी कि जो महापरिनिर्वाण है वो इनको कहाँ मिला, कुशीनगर, जो कि एक किसका सेंटर था, मालवा का, ठीक है। चलिए, इसमें 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, 4 आर्य सत्य। पहला दुख, जिसका मतलब जीवन दुखमय है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। दूसरा समुदय, दुख का कारण क्या है, तृष्णा, तो कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। तीसरा निरोध, तो एंड ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल, दुख का अंत संभव है। और चौथा अगर मार्ग या मग्गा, कि दुख के अंत का मार्ग जो है वो 8 फोल्ड अष्टांगिक मार्ग है। पाथ टू एंड सफरिंग इज 8 फोल्ड पाथ। और वो 8 फोल्ड पाथ जो इस पे क्वेश्चन आया है क्या क्या, तो राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प, स्पीच वाच, एक्शन कर्मांत, लाइवलीहुड आजीविका, एफर्ट प्रयास, माइंडफुलनेस स्मृति, कंसंट्रेशन समाधि। तो ये 8 फोल्ड पाथ जो है वो आपको बुद्धिज्म के अंदर है, और इसी से आपको क्या होगा, दुख का अंत होगा। बुद्ध दर्शन यानी कुछ फिलॉसफी अगर बुद्धिज्म में देखें तो सबसे पहला मिडिल पाथ, तो अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्जेंस एंड एसेटिज्म, विलासिता और तपस्या दोनों के एक्सट्रीम्स तक नहीं जाना है। फिर अगर देखेंगे हम लोग तो अनित्य, इम्परमानेंस, दुख, सफरिंग, अनंतता यानी नो सोल, इसके ऊपर इनका आइडियोलॉजी था। कर्म और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। और निर्वाण यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इस बुद्धिज्म चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एरिया है जिसपे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आया है, दैट इज बुद्धिस्ट काउंसिल और बौद्ध संगीति। तो ये टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होंगे। पहला 483 बीसी में, कहाँ पे, राजगीर में। दो चीज यहाँ पे रखना, ध्यान देना आपको, एक तो प्रिसाइड कौन कर रहा है, दूसरा पैट्रन कौन था, मतलब किसके संरक्षक में हुआ। तो प्रिसाइडेड बाय महाकश्यपा और अजात शत्रु पैटर्न थे। और इसमें क्या हुआ, तो बुद्धास के टीचिंग को कंपाइल किया गया। सीधा 100 साल के बाद यानी 383 बीसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, कहाँ, वैशाली। अध्यक्षता कौन किसने किया, सबकमी। संरक्षक यानी पैट्रन कौन थे, काल अशोका। क्या हुआ, तो डिस्प्यूट ऑन मोनास्टिक डिसिप्लिन, भिक्षु आचार पर विवाद यहाँ पर देखने को मिला। तीसरा 250 बीसी में पाटलिपुत्रा, तो ध्यान दीजिएगा एक बार, आप फटाक फटाक याद करेंगे, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर महाकश्यपा, सबकामी और तीसरा मोगली पिट्टू तिशा। उधर थे अजात शत्रु, देन वी टॉक अबाउट काल अशोक, देन अशोक, अशोका द ग्रेट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी पाटलिपुत्रा में। मोगल पित्तू तीशा जो थे वो प्रिसाइड किए, और विनय और धम्म जो था उसका क्लैरिफिकेशन, व्याख्या किया गया। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट सी, एंड दैट वाज इन कश्मीर। कश्मीर में वसुमित्रा के द्वारा प्रिसाइडेड, और कनिष्क जो थे उनके द्वारा ये कन्वीन कराया गया था। महायान टेक्स्ट को इसमें कंपाइल कर दिया गया, महायान ग्रंथ का संकलन हुआ इसमें, ठीक है। अब सेक्ट्स की बात करते हैं, अगर जो संप्रदाय है बुद्धिज्म में, तो हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान थेरावादा की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये पुरातन वैयक्तिक मोक्ष पर बल था जिनका, यानी ओल्डेस्ट, और इनका इंफेसिस था इंडिविजुअल सैल्वेशन के ऊपर। महायान की बात करें तो ये बोधिसत्वास को ट्रीट करते थे, यानी कि बोधिसत्व आदर्श को मानना, लिबरल थे ये लोग, यानी कि आप कह सकते हो कि स्टैच्यू वगैरह और जो आइडल वर्शिप है उसकी तरफ।
वज्रयान जो था वो तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ और ये रिचुअल्स और तंत्रास पे काम करते हैं। कुछ सेक्रेट टेक्स्ट की बात करें अगर, तो त्रिपिटका से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम पिटका है। लैंग्वेज पाली हीनयान में था और संस्कृत महायान में। सिंबल और प्रैक्टिसेस की बात करें तो चक्र यानी कि व्हील जो है उसको धर्म चक्र बोलते थे, फिर कमल स्तूप, लोटस स्तूप, उसके बाद विहार यानी कि जो हमारा मोनेस्ट्रीज बनती थी वो, जैसे बोध गया में आपको देखने को मिलेगा, और चैत्या, ध्यान, भिक्षा और स्तूप का पूजा, मेडिटेशन, आर्म्स एंड वर्शिप ऑफ स्तूपास, ये सब इसमें आपको प्रैक्टिसेस जो थे वो बुद्धिस्ट कल्चर में देखने को मिलते थे। स्प्रेड और लेगेसी की बात करें तो अशोका ने बुद्धिज्म को श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया। तिब्बत, चीन, जापान, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, सब जगह ये फैला हुआ था और इसने बहुत लार्ज स्केल पे कंट्रीब्यूशन दिया है। क्या चीज़ में? आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और एथिक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर बात करें तो बोधिसत्व, जिसका मतलब होता है इनलाइटेंड बीइंग, वैसे लोग जो निर्वाण को पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट संघ, तो संघ मतलब मोनास्टिक कम्युनिटी। स्तूप मतलब डोम शेप्ड रिलिक मोमेंट यानी कि अवशेषों के लिए गुंबदकार संरचना, और धम जो है उसको बोलते हैं बुद्धास टीचिंग। तो ये सारा का सारा डायमेंशन आपको डे 2 के लिए था, आप इसको फटाफट रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 50 जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो दिख रहा है कि कुछ कैपिटल्स, और वही हमारा जो हमने अभी देखा था महाजनपदास है, स्टेट और कैपिटल दिए गए, इनको करेक्ट मैच करना है। अभी तक आपने ऑलरेडी इसको अच्छे से समझा होगा। तो अंगा की अगर हम बात करते हैं तो अंगा का कैपिटल चंपा, ये सही पेयर है बिल्कुल। वज्जी वैशाली, बिल्कुल आपको ये सही है। लेकिन चेती और छेदी की हम लोग बात करेंगे तो ये सही मैच नहीं किया हुआ है, क्योंकि छेती का हमने क्या देखा था, तो सुक्तिमती, तो इसीलिए ये आंसर आपको ये करेक्ट पेयर नहीं होगा। अवंती का हमने देखा था उज्जैनी, या हम लोग क्या बात करते हैं महिष्मती, तो यानी चौथा जो है वो भी गलत मैच किया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 एंड 2 ओनली। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो अंक की अगर बात करेंगे तो ये आधुनिक जो अभी हमारा मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है मोंगीर और भागलपुर बिहार में, उसके पास था। चंपा इसका कैपिटल था, जो कि गंगा और चंपा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बेस्ड था। वज्जी वैशाली आप लोग अच्छे से जानते हैं। चेती और छेदी अगर बात करेंगे तो सुक्ति मतिया सोथी जो अमरावती नगर है वहां पर इसका कैपिटल देखने को मिला था। अवंती जो था वो नॉर्थ अवंती उज्जैन और साउथ अवंती महिष्मती, तो इसीलिए ये आपने देखा करेक्ट पेयर और इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा रीजन था मगध के सक्सेस का? विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द रीजंस? मगध की सफलता के पीछे में कौन कौन से कारण थे? तो ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ मगध, ये तो बिल्कुल मगध का भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति जो काफी एडवांटेजियस था। दूसरा, रिसोर्स का बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाना, बिल्कुल सही। कैपेबल एंड एम्बिशियस रूलर्स, बिल्कुल अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से आप देखो तो बिंबिसार, अजातशत्रु, तो ये सब के सब काफी ज्यादा एम्बिशियस और कैपेबल रूलर्स थे। और प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रेड एंड टाउन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो चारों स्टेटमेंट इसमें सही है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट में आपको डाउट नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको क्लियरली समझाया गया अच्छे से, पहले इंग्लिश में है कि आपको ये क्लियरली दिख रहा है क्योंकि मगध ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन क्यों, तो गैंगेटिक प्लेन्स के पास बिल्कुल बेस्ड। रिसोर्स तो आयरन, देन वुड, एलिफेंट्स, कैपेबल एम्बिशियस रूलर बताया आपको ऑलरेडी। और ट्रेड टाउन जैसे राजगीर, पाटलिपुत्र जैसे जगहों का डेवलपमेंट हुआ था, तो इस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि काफी आसान हो गया क्या करना, मगध जो साम्राज्य था उसको डेवलप करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बिंबिसार? बिंबिसार के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो सबसे पहले कि वो बुद्धा और महावीर दोनों के कॉन्टेम्पररी थे, समकालीन थे। तो बिंबिसार जो थे अगर हम बात करेंगे तो वो बुद्धा और जो हमारे महावीर थे वो दोनों के कॉन्टेम्पररी थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, बिम्बिसार स्ट्रेंथेड हिज पोजीशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। हमने देखा ही ऑलरेडी कि बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले कि हाँ मैट्रिमोनियल अलायंस से इन्होंने अपना डेवलपमेंट जो है वो किया था। तो दोनों ही आंसर इसका सही है।
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी थी, एक काफ़ी इन्फ्लुएंसिव शहर था और 5 हिल्स के द्वारा सराउंडेड था। दूसरा स्टेटमेंट सही है, चूंकि वैवाहिक गठबंधों के द्वारा इन्होंने जो अलायंसेज हैं उसको बहुत आगे तक बढ़ाया, अलग अलग प्रिंसली फैमिलीज को इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज दिया और उसके साथ एक्सपेंशन जो है मगध का वो पश्चिमी इलाके में और साथ ही साथ उत्तरी इलाके में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आजीविका सेक्ट, तो जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन एक आजीविक संप्रदाय भी हुआ करता था, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, आजीविक संप्रदाय की स्थापना का जो श्रेय है वो मक्खली गोशाला को जाता है। किसको जाता है? मक्खली गोशाला को जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि आजीविका सेक्ट मक्खली गोशाला के द्वारा 5th सेंचुरी बीसी में खोजा गया और वो एक कॉन्टेम्पररी थे बुद्ध और महावीर के। इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ साथ आजीविकिज्म जो है उसने भी क्या चीज को अपोज किया था? उसने भी रिचुअल ऑफ ब्राह्मिकल रिलीजन, मोनेस्टिक थ्योरीज, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो भी आजीविकिज्म के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म के बलिदान, अनुष्ठानों, उपनिषदों के अद्वैतवादी सिद्धांतों का विरोध किया था। ठीक है ना? फिर उपनिषद की बात करेंगे तो कॉमन बिलीफ को हाईलाइट करते हुए द ओनली रिमेनिंग एविडेंस ऑफ द लॉस्ट आजीविका सेक्ट कैन बी फाउंड इन द बराबरा केव्स ऑफ गया। तो गया में जो बराबरा केव्स है, गुफाएं हैं, उनमें ही इकलौता उसका एविडेंस जो है वो माना जाता है अभी कि मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको आजीविका सेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द महाजनपद एज इन एंशिएंट इंडिया? इनमें से कौन कौन से महाजनपद थे ये आपको मालूम करना है। काफी आसान क्वेश्चन है। मत्स्य, छेदी, लिच्छवी, ये तीनों, और चौथा है शाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, शाक्य हमने पढ़ा जरूर, बट वो क्या था? शाक्य क्लैन, यानी कि एक क्षत्रिय की बात हो रही थी हम लोगों ने जब इसको डिस्कस किया था। तो इसीलिए जो जब हम बात करेंगे महाजनपद की तो केवल 3, मत्स्य, छेदी और लिच्छवी जो है वही 3 महाजनपद थे। तो आपको दिखेगा 16 महाजनपद हम लोग देखे थे उसमें। ठीक है, तो 6 अगर मत्स्य की बात करेंगे तो कैपिटल विराटनगर, क्योंकि विराट जो राजा थे उसके नाम पे ही है। छेदी महाजनपद की बात करेंगे तो शक्तिमती। लिच्छवी जो है वो आप जानते हैं कि वो एक एंशिएंट रिपब्लिक है जो कि बिहार में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि शाक्य के बारे में, तो वो एक क्लैन थे, वो एक प्राचीन भारत का कबीला था एंड दे हैड देयर इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन स्टेट शाक्य गणराज्य, और उसका कैपिटल कपिलवस्तु में था। गौतम बुद्ध इसी से बिलोंग करते थे और तो इसीलिए हमने वहां पे उसको जो है वो रेफर किया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया? जो जैनिज्म का जो प्रसार हुआ जैन धर्म का, उसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सही स्टेटमेंट नहीं है? तो सबसे पहला कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, शाही संरक्षण का विस्तार, ये एक सही स्टेटमेंट है। यूज ऑफ कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज लाइक प्राकृत टू प्रीच देयर मैसेज, प्राकृत जैसी भाषा, बोली जाने वाली भाषा का उपयोग, बिल्कुल इससे तो होगा ही प्रसार। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर्स, मठवासी आदेशों की स्थापना, ये भी सही है। और चौथा है स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन एंड सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रिलीजन। देखिए, अगर आप देखेंगे कि जैनिज्म का जो प्रसार हुआ वो उसके प्रैक्टिकल, यानी आप बोल सकते हैं कि उसके अपने व्यवहारिक आकर्षण से हुआ। तो ये नहीं समझना है कि इसका स्प्रेड केवल इसीलिए हुआ कि इसने बिल्कुल अच्छे से अपने आप को डिस्टिंग किया था ब्राह्मणिकल रिलीजन से, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये करेक्ट रीजन नहीं बोला सकता है कि जैनिज्म इस कारण से स्प्रेड हुआ क्योंकि ये ब्राह्मणिज्म को बिल्कुल अपोज करता था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, निगंथ नटपुता, तो निगंठ नटपुत जो है वो किससे संबंधित है? भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि इसी नाम से जैन टीचर जो है महावीर वॉज हिज नोन टू हिज कॉन्टेम्पररी। ठीक है, तो महावीर अपने समकालीनों के बीच में
जो है वो इसी नाम से जाने जाते थे। उनको वर्धमान भी बोलते थे, नट भी बोलते थे, क्योंकि नट उनका जो था वो एक उनका क्लैन का नाम था। और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है समाना पल्ला सुत्ता, while making a reference to Ajatasattu of Magda's meeting Gautam Buddha, mentioned that before his meeting, the former had a philosophical discourse with Nigant Nataputa, that is Mahavir. तो उस जगह से भी हम लोग को ये निकल कर आ रहा है कि अजात शत्रु पहले इनसे मिले थे और उस टाइम में उस जगह पर इसमें नाम जो है इनके लिए निगंट नागपुर जो है वो रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड विद द टर्म्स अनिक, अनत और दुख। ये तो काफी इजी है, अभी हमने डिस्कस किया, बुद्धिज्म में इसके बारे में बात होती है, तो ये इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट यानी अनिच यानी क्षण भंगुर। इट इज ऑल्सो सोललेस अनत निष्प्राण है, और दुख हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस सौरव की बात की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि इन एंशिएंट इंडिया which of the following cities served as the earliest capital of Magda kingdom, known for its association with Haryang dynasty and early Buddhist teaching। कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी, राजगृह या राजगीर जो है वो सबसे पहला जो आप कह सकते हैं मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, जिसमें हर्यंक डायनेस्टी का काफी कनेक्शन वहां से देखने को मिला, फोर्टिफिकेशन वहां पे हो रखा था, तो इसीलिए इसका जवाब होगा राजगीर या राजगृह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो विच अर्ली रूलर ऑफ मगध किंगडम, मगध साम्राज्य के शुरुआती शासक को सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने पिता की हत्या करने के लिए जाना जाता है और बाद में उसके बेटे के द्वारा वो खुद मारा जाता है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द इंटेंस डायनेस्टिक पावर स्ट्रगल ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अजात शत्रु को ऐसा माना जाता है कि उसने बिंबिसार को जो है वो जान से मारा थ्रोन पे आने के लिए, और अजात शत्रु जो थे वो बुद्धा के भी कॉन्टेम्पररी थे, और उन्होंने कोशाला वज्जी जैसी जगहों तक अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया, और बाद में इनको खुद इनके बेटे उडाइन के द्वारा मार दिया गया, तो इसलिए अजात शत्रु विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, which ruler of Magad kingdom was also known by the title Senia and was a contemporary of both Mahavir and Buddha। मगध साम्राज्य के किस शासक को सेनिया की उपाधि से भी जाना जाता है और वो महावीर गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा बिंबिसार, यानी कि जो फाउंडर थे हर्यंक डायनेस्टी के। तो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट में बिंबिसार को सेनिया बिंबिसार के नाम से बोला गया है, वहां पे यूज किया गया उनके लिए टर्म, तो इसीलिए वहां पर हमको ये मालूम है कि वो उनको ही ये बोला जाता था, और ये मगधा को रूल किए थे 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड, और मगध का एक्सपेंशन इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जीविका या जीविका द रिनाउंड फिजिशियन जो महात्मा बुद्ध के टाइम पर थे, उनको उनके एक्सेप्शनल मेडिकल स्किल यानी चिकित्सा कौशल और हर्बल दवा के लिए जाना जाता था, वो किस शासक के दरबार में जुड़े हुए थे? तो इसका जवाब भी आप देखेंगे तो इसका जवाब भी बिंबिसार है, बिंबिसार है, क्योंकि उन्होंने अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है वो मेंशन किया गया है कि बिंबिसार के कोर्ट में वो ये जो मेडिकल सर्विसेज थे, ये जो एक्सपर्टीज था वो ये प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जवाब होगा कौन? बिंबिसार के दौरान ये वहां पर एक एक्सपर्ट थे। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड। नाउ व्हिच एम्पेरर ऑफ मगधा earned the title Parasurama, the second Parsuram, for his aggressive military conquest and destruction of many Kshatriya lineages। मगध के किस सम्राट ने अपने आक्रामक सैन्य विजय और कई क्षत्रिय वंशों के विनाश के लिए जो दूसरे परशुराम की उपाधि अर्जित की थी? ठीक है, तो अगर इसका जवाब बात करेंगे तो ये महापद्मनंदा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? महापद्मनंदा को इसके लिए बोला जाता है कि वो दूसरे परशुराम जो है वो उसके नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका एग्रेसिव जो था मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था और बहुत सारे क्षत्रिय लिनेजेस को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो महापद्मनंदा इज द
करेक्ट आंसर। 10. Who was the last emperor of Nanda dynasty known for his immense wealth and unpopularity and was overthrown by Chandragupta Maurya with the help of Chanakya? नंद वंश की जो अंतिम सम्राट थे जिनको के पास अपार संपत्ति थी और वो अपने अलोकप्रियता के लिए जाने जाते थे और चाणक्य की मदद से जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हटा दिया था उनका नाम था धनानंद। अभी हमने पढ़ा क्या नाम था, धनानंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेम द ब्रेव इंडियन किंग, उस बहादुर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने कि 326 बीसीई में अलेक्जेंडर द ग्रेट को रेजिस्ट यानी रोका था इन द बैटल ऑफ हाइडस पास, जो झेलम नदी के किनारे 326 बीसीई में हुआ था। तो पोरस या पुरु जो है वो एक इंडियन किंग था जिन्होंने अलेक्जेंडर को रोका था हाइडस पास के युद्ध में। अलेक्जेंडर अपने साहस के साथ बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था बट पोरस ने उसको रोका और बाद में पोरस को वो बहुत ही ज्यादा उससे इंप्रेस हुए एंड उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये समझाया हुआ है कि जब उनसे पूछा गया कि वो कैसा व्यवहार चाहते हैं तो पोरस ने प्रसिद्ध रूप से उत्तर दिया, एक राजा की तरह। तो इसीलिए बाद में अलेक्जेंडर ने उनकी साहस को देखते हुए उनको सत्रप के रूप में अपने रूल में जो है यानी कि छत्रप के रूप में अपने यहाँ क्या कर दिया, अपॉइंट कर लिया था। तो पोरस या पुरु जो रूलर थे झेलम और चेनाब रिवर के बीच के एरिया के, उनको उनका ये क्रेडिट दिया था कि अलेक्जेंडर को उन्होंने ही रोका था बैटल ऑफ हाइडस पास में। ठीक है, स्यादवादा अ डॉक्ट्रिन एम्फेसाइजिंग कंडीशनल और रिलेटिव ट्रुथ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि स्यायवाद जो एक सिद्धांत है जो कई दृष्टिकोणों की अवधारणा के माध्यम से सशर्त या सापेक्ष सत्य पर जोर देता है, ये किस पर्टिकुलर फिलॉसफी के अंदर है? तो आप ऑलरेडी जान रहे हो, जैनिज्म के अंदर ये दिया गया है। ठीक है, अनेकांतवाद जिसमें कि नॉन एब्सोल्यूटिज्म की बात होती है, ये सारे के सारे फिलॉसफीज जो है वो किसमें दिए गए हैं? आपको जैनिज्म में दिए गए। जैसे अगर आप देख सकते हो कि इसमें अगर आप देखेंगे शायद शब्द का अर्थ शायद होता है एक या एक निश्चित दृष्टिकोण से, और यह प्रणाली सत्य की जटिलता को व्यक्त करने के लिए सद्गुणा भविष्यवाणी भी उपयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री रत्ना, थ्री जेवल्स ऑफ जैनिज्म व्हिच गाइड द स्पिरिचुअल पाथ टुवर्ड्स लिबरेशन? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो तीन हमारे रत्न है या त्रिरत्न है वो राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट है। तो इसीलिए जो नहीं है वो है राइट व्यू, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है वो त्रिरत्न का पार्ट है, सम्यक दृष्टिकोण नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following kings was an ardent follower and patron of Jainism as evident by the हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? तो हाथी गुफा जो शिलालेख है उससे पता चलता है कि इनमें से कौन सा राजा जैन धर्म का प्रबल अनुयायी या संरक्षक था। तो इसका सही जवाब होगा खारावेला। ठीक है, तो जो कलिंग यानी अभी मॉडर्न डे उड़ीसा फर्स्ट सेंचुरी बीसी के एक फेमस रूलर थे, वो एक डिवोट फॉलोअर थे जैनिज्म के और उनको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो उदयगिरी यानी कि उदयगिरी जो भुवनेश्वर के पास है वहां से पाया गया, उसमें उनके सारे कुछ रिकॉर्ड किए गए हैं, तो इसीलिए खारावेला विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग who is credited with carrying Jainism to South India, particularly after the Great Famine in Magadha? तो भद्रबाहु जो है उनको क्रेडिट दिया गया है कि उन्होंने जैनिज्म को साउथ इंडिया में डेवलप किया और वो एक जैन मॉन्क और स्पिरिचुअल लीडर थे, जैन भिक्षु और आध्यात्मिक जो नेता थे, और उन्होंने साउथ में इसको ले गए क्योंकि जब मगध में काफी ज्यादा फेमाइन आया वहां पर, तो अकाल के बाद उस जगह पर जैन फॉलोअर्स का एक ग्रुप सदर्न पार्ट में चला गया इस अकाल से बचने के लिए, और इस कारण से ही जैन कम्युनिटी जो है वो डेक्कन एरिया में पहुंच पाई और भद्रबाहु का रोल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर जिन्होंने जिनको अक्सर जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और कहा जाता है कि वो जैन परंपरा के अनुसार लाखों साल पहले रहते थे? तो आप जानते हैं फर्स्ट तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभ नाथ। फर्स्ट कौन है? ऋषभ नाथ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्श्वनाथ जो 23rd जैन तीर्थंकर थे, वो प्राइमरली एसोसिएटेड थे इनमें से किस जगह से, जो कि जैन रिलीजियस ट्रेडिशन में काफी इंपॉर्टेंट जगह होल्ड करता है। तो अगर आप ध्यान देंगे इसके ऊपर, तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वो वाराणसी, इससे वाराणसी से जुड़े हुए थे, और जिसको काशी भी बोलते हैं। और माना जाता है कि उन्होंने अपने जो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, ट्रुथ यानी कि सत्य, ये सब चीजों को जो उन्होंने प्रीच किया था वो सब वैशाली से ही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाराणसी, बनारस। सो क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी द 24th तीर्थंकर अटेन एनलाइटमेंट। तो महावीर किस नदी के किनारे जो है वो एनलाइटमेंट यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा कि जो अभी हम लोग बात करते हैं बिहार में रिजुपलिका, ठीक है, तो मॉडर्न डे बिहार में ये नदी जो है रिजुपलिका, इसके किनारे उन्होंने अपना जो एनलाइटमेंट है उसको अचीव किया था। ठीक है, और मेडिटेट करते हुए इस नदी के किनारे, और ये जैन ट्रेडिशन का एक काफी इंपॉर्टेंट नदी में से एक माना जाता है रिजुपालिका। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज महावीर्स फर्स्ट डिसिपल who later became one of the most prominent followers of Jainism। महावीर के पहले डिसिपल यानी कि पहले शिष्य कौन थे जो आगे जाकर जैन धर्म के प्रमुख अनुयायियों में से एक बन गए? और इसका सही जवाब है जमाली। क्या है? जमाली जो थे वो सबसे पहले जो शिष्य थे वो किसके? महावीर के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महावीर द 24th तीर्थंकर ब्रीथ हिज लास्ट एंड अटेन निर्वाण। निर्वाण जैनिज्म के जो आखिरी तीर्थंकर यानी महावीर थे उनको कहाँ पे मिला? तो इसका सही जवाब होगा पावापुरी। कहाँ पे? पावापुरी। तो पावापुरी जो कि मल्ला का कैपिटल था महाजनपदास में, वहां पर जाकर जो है आपको ये जगह पे जाकर जो जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर यानी महावीर थे उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी 527 BC में। ठीक है, नेक्स्ट, सो जो 16 जनपदास थे वो बुद्धिस्ट लिटरेचर में मेंशन्ड है। Which of the following जनपदास have been mentioned by Panini in his अष्टध्यायी। तो पनिनी की जो अष्टध्यायी थी उसमें कितने जनपद जो है उनको यहाँ पर उल्लेख किया गया है उन 16 जनपदास में से, वो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो इसका ऑप्शंस है मगध, अस्मक, कंबोज, छेदी, वत्स, तो इनमें से अगर आप ध्यान देंगे तो केवल मगध, अस्मक और कंबोज, मगध, अस्मक और कंबोज, केवल यही तीन जो है वो अष्टध्यायी में उनका जिक्र किया गया है स्पेसिफिकली 16 जनपदास में से। जो पनिनी का अष्टध्यायी था उसमें केवल ये तीन को ही मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following was the last person to be converted by Gautam Buddha before his महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के द्वारा आखिरी इंसान महापरिनिर्वाण के पहले कन्वर्ट होने वाले कौन थे? तो इसका अगर आप सही जवाब पे जाएंगे तो वो थे सुभद्रा। कौन थे? सुभद्रा। सुभद्रा एक भटकने वाले तपस्वी जो कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण से ठीक पहले गौतम बुद्ध के द्वारा धर्मांतरित होने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा बुद्धा एक्सेप्टेड हिम एज हिज डिसिपल and then he became an arahant enlightened one making him the final direct initiate of Buddha's संघ। ठीक है, तो इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और साथ ही साथ वो एक अरहत यानी प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए जिससे बाद में वो बुद्ध के संघ का अंतिम प्रत्यक्ष दीक्षा बन गया। तो सुभद्रा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इवेंट इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध इज रेफर्ड टू एज महाभिनिष्क्रमण। सो महाभिनिष्क्रमण जो है गौतम बुद्ध के जीवन में किस घटना को बोला जाता है? तो ये उनके घर से जो उनका डिपार्चर हुआ था, द ग्रेट रिनंसिएशन और द डिपार्चर ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ उनके रॉयल प्लेस से जो 29 साल में, उसी को टर्म दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। तो बहुत ओल्ड एज के कुछ साइट्स को देखते, बीमारियां, मृत्यु, इन सब को देखते हुए उन्होंने वर्ल्डली लाइफ को त्यागा था और घर से निकल गए थे एनलाइटमेंट के लिए। तो उसी इवेंट को, घर से निकलने वाले इवेंट को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following is considered the earliest holy book of Jainism containing the core teachings of Tirthankaras? तो सबसे पुराने जो टीचिंग्स की हम बात करेंगे जैनिज्म की, जिसमें कि तीर्थंकर की कोर टीचिंग्स इंक्लूडेड है, मुख्य शिक्षाएं शामिल है, वो है जो 12 अंग यानी अंगाज है वो, ठीक है। और ये जैन कैनन जो हमारा अगर हम बात करेंगे उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और इसमें एथिक्स, फिलोसफी, मोनास्टिक लाइफ सब कुछ इसमें इंक्लूड है 12 अंगाज के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ जैन स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग? जैन धर्म ग्रंथों और शिक्षाओं की नींव रखने वाला सबसे पहला जैन साहित्य किस भाषा में संकलित किया गया था? तो ये जो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला, तो वो अर्धमगधी, इसमें अर्धमगधी जो कि एक प्राकृत का फॉर्म है, किसका? प्राकृत का ही एक फॉर्म है अर्धमगधी, उसमें ये कंपाइल किया गया था। ये तीर्थंकर की जो टीचिंग्स है उसको बचाने के लिए, संग्रह करने के लिए ये होता था। अगमाज, अंगाज सब जो है वो इसी लैंग्वेज में लिखे गए थे, अर्धमगधी, ठीक है, जो कि प्राकृत जो हमारा स्क्रिप्ट है उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट, who is said to have become the chief of Jain Sangh after the death of महावीर? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख को कौन बनाए गए थे? तो जब इसकी बात करेंगे तो सुधर्म, किसको? सुधर्म जो थे वो चीफ बनाए गए थे जैनिज्म का महावीर के डेथ के बाद, और उनके सक्सेसर जम्बू स्वामी, जिन्होंने महावीर की टीचिंग को मगधा के बाहर अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में फैलाया था, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर यानी व्हाइट क्लैड सेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट मेजर स्किज्म इन जैनिज्म दैट अकर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर? तो पहला बड़ा जो विभाजन हुआ जैन धर्म में जिसके बाद श्वेतांबर आए, तो उसके फाउंडर किसको माना जाता है? तो अगर आप बात करेंगे तो स्थूलभद्रा जो है, स्थूलभद्रा, उनको श्वेतांबर सेक्ट का फाउंडर माना जाता है, जो 4th सेंचुरी बीसी के दौरान, किसके दौरान? 4th बीसी के दौरान माना जाता है कि ऐसा हुआ कि एक फैमिन आया, तो उस फैमिन के बाद भद्रबाहु जो थे वो एक ग्रुप को साउथ इंडिया लेकर गए, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और वहां पे दिगंबर सेक्ट को उन्होंने खोजा, और उसी तरह से स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर सेक्ट के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है ना। Where was the first Jain council held which aimed to preserve and compile the teachings of Mahavir after his nirvana? तो पहला जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? तो आपने पढ़ा ऑलरेडी कि पाटलिपुत्रा में ये जैन काउंसिल 300 बीसी में कराया गया था फर्स्ट, और स्टुल भद्रा जो है उसको प्रिसाइड किए थे, हमने थोड़ी देर पहले डिवीजन में देखा था इसको, ठीक है। गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण यानी फाइनल लिबरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? तो आपको मालूम है मल्ला, जो कि आपको कुशीनगर, तो दोनों का ही मल्ला, मल्ला को एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया है कि दोनों ही जो फेमस यानी गौतम बुद्ध और जैन धर्म के महावीर, दोनों का आखिरी समय जो था वो वहीं पर हुआ। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध, और आप जानते हैं कि पावापुरी में महावीर, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंस? सो माया देवी जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो किस क्लैन से बिलोंग करती थी, किस कुल से संबंधित थी? तो सी बिलोंग टू द कोलियन क्लैन। किस क्लैन से थी? कोलियन क्लैन से थी। वो एक एंशिएंट रिपब्लिकन ट्राइब था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। शी वॉज मैरिड टू सुधोधना, किसकी शादी हुई उनकी? सुधोधना, यानी कि वो शक्य क्लैन के थे, यानी गौतम बुद्ध के पिताजी सुधोधना जो थे वो शक्य क्लैन के थे, और वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म फिर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, विच इवेंट did end Buddha's life, sorry, which event in Buddha's life is symbolized by the wheel with deer in Indian art? भारतीय कला में हिरन के साथ चक्र द्वारा बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतीक है? ग्रेट डिपार्चर, एनलाइटमेंट, फर्स्ट प्रीचिंग या निर्वाणा? तो इसका सही जवाब है पहला उपदेश। पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसको जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन जो हम लोग बात करते हैं उससे के द्वारा सारनाथ में जो दिया गया था, वही जो है वो उस व्हील के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। तो व्हील उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है धर्म, और डियर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द डियर पार्क वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन टू हिज 5 डेसिपल, ठीक है। तो जो 5 डेसिपल को उन्होंने जो पहला सरमन दिया था उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है डियर, और धर्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है चक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट?
जो कि मोशन ऑफ व्हील ऑफ धर्म या धर्म चक्र प्रवर्तन है। सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दैट इज सारनाथ। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, इन बुद्धिस्ट philosophy what does the term seal refer to in context of achieving nirvana through practices of seal, samadhi and prajna? तो सील, समाधि और प्रज्ञ की जो हमारा है उसके दौरान उसके अभ्यासों से निर्वाण प्राप्त करने के संदर्भ में शील का अर्थ क्या है? तो सील का अर्थ होता है मोरल कंडक्ट और एथिकल डिसिप्लिन। मोरल कंडक्ट और एथिकल डिसिप्लिन, ये आपको शील का मतलब होता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर इन ऑप्शंस की, अगर तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट इज मेंटल कंट्रोल। ठीक है। प्रज्ञ जो विजडम और इंसाइट की बात होती है, विच गाइड टुवर्ड्स अ प्रैक्टिशनर टुवर्ड्स निर्वाण। तो प्रज्ञ जो है, देखिए निर्वाण दुख से मुक्ति, प्रज्ञा यानी ज्ञान या अंतर्दृष्टि, ठीक है, शील समाधि ध्यान एकाग्रता। तो ये सारे के सारे चीज जो है जो आपको धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचाते हैं, मोक्ष तक पहुंचाते हैं। तो सील जो है वो मोरल रिस्ट्रेंट यानी शारीरिक नियंत्रण केवल नहीं, मानसिक नियंत्रण पे भी काम करना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, which of the following sacred Buddhist place is located on the bank of river निरंजना? निरंजना रिवर के किनारे कौन सा सेक्रेड बुद्धिस्ट जो प्लेस है वो लोकेटेड है? तो इसका जवाब है बोध गया। बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, वो निरंजना रिवर, जिसको अभी के समय में फल्गु नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फल्गु नदी बोलते हैं, गया के पास, गया डिस्ट्रिक्ट में। तो वो साइट जो है मोस्ट सेक्रेड बुद्धिज्म का साइट है, जहाँ पे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी है जो कि यूनेस्को साइट है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग was or were related to Buddha's life? कंथक, अलारा कलमा, चन्ना, गौशाला, मस्करी पुत्र। अब इनमें से कौन कौन से जो जगह है वो, मतलब कौन कौन से जो ये हमारे ऑप्शंस हैं वो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अगर इसका जवाब देखेंगे आप, तो इसमें केवल और केवल जो हमारा गोशल मस्करी पुत्र है, यानी घोषल मस्करी पुत्र है, उसकी बात करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि इनमें से वो बुद्धा के लाइफ से, जो कि जब हम कंथक की बात करते हैं तो ये प्रिंस सिद्धार्थ के हॉर्स जो थे वो थे, नॉट रिलेटेड पूछा हुआ है तो हम लोग समझेंगे। कंथक जो था वो प्रिंस सिद्धार्थ के हॉर्स का नाम था जो उनको ग्रेट डिपार्चर में लेकर गए थे। अलारा कलमा की जब हम बात करते हैं तो एक स्पिरिचुअल टीचर थे जहाँ पर सिद्धार्थ ने एनलाइटमेंट के पहले पढ़ाई की थी। चन्ना की बात करते हैं तो वो एक चैरियोटियर यानी कि जो हम लोग बात करेंगे एक सारथी थे, करीबी परिचारक थे गौतम बुद्ध के, जो उनको अपने घर से डिपार्चर में हेल्प किए थे। लेकिन घोषला मस्करी पुत्र की बात करते हैं तो ये आजीविका सेक्ट से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली बुद्धिज्म से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए नॉट रिलेटेड टू पूछा है। तो ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ जो चौथा है वो कनेक्टेड नहीं है, ये आजीविका सेक्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में त्रिरत्न शब्द जो है वो 3 फंडामेंटल एलिमेंट के बारे में बात करता है। त्रिरत्न में क्या क्या इंक्लूड हुआ था? तो त्रिरत्न में जो इंक्लूड हुआ था, अगर आप बात करेंगे तो बुद्धिज्म में, तो बुद्ध, ये हम लोग बुद्धिज्म की त्रिरत्न की बात करें, बुद्ध, देन धर्म और संघ। बुद्ध यानी कि जो इनलाइटेंड टीचर हो गया, लीडर। धर्म मतलब द टीचिंग और पाथ सोन बाय बुद्धा। और संघ यानी कि मोनास्टिक एंड ले कम्युनिटी दैट प्रैक्टिसेस धर्म, वो कम्युनिटी जो धर्म का, मठवासी और आम समुदाय जो धर्म का पालन करते हैं। तो ये 3 जो है वो बुद्धिज्म के फिलोसफी में त्रिरत्न बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिखुनी यानी फीमेल मॉन्क, महिला भिक्षु, बुद्धिस्ट संघ में गौतम बुद्ध के द्वारा पहली बार किस जगह पे अलाउ किया गया था? तो पहले तो गौतम बुद्ध हेजिटेट करते थे कि वुमेन को बुद्धिस्ट संघ में नहीं रखना है, जो कि मोनेस्टिक डिसिप्लिन कैसे फॉलो हो। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने उनके जो 2 शिष्य आनंदा और महापजवता गौतमी जो थी, महाप्रजापति गौतमी, तो उनको ये फाइनली एंट्री जो है वो उन्होंने अलाउ किया था। और ये अलाउ किया था कहाँ पे? श्रावस्ती। कहाँ पे? श्रावस्ती में ये अलाउ किया था। ठीक है।
नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, भारतीय इतिहास और बौद्ध परंपरा के संदर्भ में इनमें से किसे भविष्य का बुद्ध माना जाता है, जिनके भविष्य में धर्म को नवीनीकृत करने और दुनिया को बचाने के पृथ्वी पर प्रकट होने की उम्मीद है? फ्यूचर बुद्धा किसको इसमें माना जाएगा एज पर इंडियन हिस्ट्री एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन? तो अगर इसका सही जवाब देखें तो इसको मैत्रेय, इसको मैत्रेय। तो बुद्धिस्ट अगर धर्म में हम लोग बात करेंगे तो मैत्रेय जो है वो भविष्य के बुद्ध माने जाते हैं, who is prophesied to appear on earth, attain enlightenment and teach the pure dharma at a time when the teachings of Gautam Buddha have faded। तो गौतम बुद्धा की जितनी भी पढ़ाई गई चीजें हैं जब वो फीकी पड़ जाएंगी तो ये आकर उस चीज को वापस से लेकर आएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है दोनों, थेरावाद और महायान ट्रेडिशन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट, द त्रिपिटका which form the foundational sculpture of early Buddhism and contain the teaching of Gautam Buddha was originally written in which language? सबसे शुरुआत में वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था त्रिपिटका की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो पाली में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? पाली में। और त्रिपिटका की जब हम बात करते हैं तो इसमें समझेंगे क्या क्या आता है। सुत्त पिटक जो बुद्ध के प्रवचन है, विनय पिटक जो मठवासी नियम मोनेस्टिक रूल्स हैं, और अभिधम पिटक जो फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल यानी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, ठीक है। In the context of Buddhism, what does Patimokkha refers to? तो पतिमोक्खा किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? तो ये संघ के नियम को रिफ्लेक्ट करता है। किसके नियम को? संघ के नियम को। ये विनय पिटका का एक कोर कंपोनेंट था। इसका विनय पिटका का एक कोर कंपोनेंट था और इसमें एक डिसिप्लिनरी रूल्स लगभग 227 रूल्स जो है वो शामिल थे, जो बौद्ध संघ मठवासी समुदाय के सदस्यों को पालन करने के लिए माना जाता था कि वो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रूलर्स वेयर डिसिपल्स ऑफ गौतम बुद्ध? इनमें से कौन गौतम बुद्ध के शासक, कौन से शासक गौतम बुद्ध के अगर आप देखेंगे तो शिष्य माने जाते हैं? तो अगर हम लोग जब इन पर्टिकुलर लीडर्स को देखें, बिंबिसारा, अजात शत्रु, प्रसेनजित, कोशाला, तो ये सबके सब जो थे वो बुद्धा के कंटेम्प्ररी थे और इन्होंने, ये कंटेम्प्ररी थे और साथ साथ इन्होंने वहां पर इनके साथ कुछ ना कुछ इवेंट्स में आप देखेंगे कि पार्टिसिपेट किया। जैसे बिंबिसारा की बात करेंगे तो ही डोनेटेड द डियर पार्क एट सारनाथ, जहाँ पहला सरमन हुआ। अजात शत्रु की बात करेंगे तो वो डिवोटेड फॉलोअर बन गए थे बुद्धिज्म के, राजगिरी में स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिश की। और प्रसन्नजीत की बात करेंगे तो उन्होंने संघा को, कैपिटल जो उनकी थी श्रवस्ती में, उसको वहाँ पे बुलाया और मोनेस्ट्री जैसे चेतावना, ये सब चीज़ों को वहाँ पर आप देखेंगे तो उनको दिया गया। तो इसीलिए तीनों के तीनों इसमें सही जवाब। A major Buddhist council was held during the reign of Kanishk at which of the following places? कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख बौद्ध जो हमारा संगीति थी वो कहाँ पर कराई गई थी? तो ये आप जानते हैं कि जो कनिष्क के दौरान जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था एंड दैट वाज डन इन फर्स्ट सी, मैंने कहा कि हमारा फर्स्ट एडी में ये कराया गया था और ये कुंडलवन यानी श्रीनगर के पास कश्मीर में ये हुआ था। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट संगीति है, चौथा बौद्ध संगीति है, ठीक है। देन कंसीडर द फॉलोइंग पिताकाज, अंगाज, जातका। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के इनमें से कौन कौन से ब्रांचेस हैं? तो आप जानते हैं कि पिताकाज अभी हमने देखा और जातका ये दोनों बुद्धिस्ट के, अंगाज जो है वो जैन धर्म का है, तो इसीलिए 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल है क्वेश्चन। देन संस्कृत ड्रामा सरिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण जो संस्कृत नाटक है, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यक सारिपुत्र और मौगध जो हमारा गल्यायन है उनके जीवन इतिहास को दर्शाता है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सारिपुत्र प्रकरण जो है उसकी जो रचना है वो अश्वघोष किस द्वारा की गई थी, अलॉन्ग विथ बुद्ध चरित एंड सौंदर्य आनंद, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सुंदर आनंद और बुद्ध चरित्र जो है उसके अलावा अश्वघोष ने सरिपुत्र प्रकरणा की भी संरचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Buddhist philosopher who taught at Nalanda University has been aptly dubbed the Kant of India? इनमें से किस बौद्धिक दार्शनिक जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी था उनको भारत का कांत कहा गया है? तो धर्मकृति की अगर हम बात करेंगे, करेक्ट आंसर है धर्मकृति।
धर्म की जो 670 सी तक एक बुद्धिस्ट लॉजिशियन और स्टेपोनिस्ट रहे हैं, उनका जो काम था और जो उनका अनुमान प्रत्यक्ष जो इस पे वो काम करते थे, उस फिलोसफिकल यानी उस दर्शन के कारण उनको बोला जाता है कि वो भारत के कांत यानी इमैनुअल कांत जो है वो इंडिया के इमैनुअल कांत उनको माना गया है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो एक नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचर भी थे। और द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट mighty intellectual at the 5th century often credited as a founder of Buddhist logic, 5वीं शताब्दी के अंतिम शक्तिशाली बुद्धिजीवी जिन्हें अक्सर बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है, वो कौन थे? तो वो थे दिग्नाग। तो 480 से 540 सी कॉमन एरा जो है उसमें जो पायनियरिंग लॉजिशियन थे बुद्धिस्ट, दैट वाज हमारा दिग्नाग, तो उनको जो है उन्होंने क्या क्या किया है, तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अनुमान प्रत्यक्ष के ज्ञान को दो वैध साधनों के रूप में व्यवस्थित किया, इसके बाद की बौद्ध ज्ञान मीमांसा के लिए आधार तैयार कर दिया गया था। तो बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी इसके द्वारा फाइनली तैयार कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। जो भी चीज़ आपको नया मिला आप इसको अपने नोट्स में ऐड कीजिए और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।